तो चार्ली मंगर जी दुनिया के सबसे बड़े निवेशकों में आते हैं और उन्होंने इस ब्रीफ क्लिप से 3 इंपॉर्टेंट बातें बोली। सबसे पहली चीज कि हम एक बबल में हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि मुझे नहीं पता कि ये बबल कब फटेगा। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज कि मुझे रीजन भी नहीं पता कि ये बबल क्यों फटेगा। लोगों ने ये कमेंट्री सुनी और हल्ला मचाना शुरू कर दिया कि यार रिसेशन आने वाला है, यूके की इकोनॉमी तबाह हो चुकी है, पाकिस्तान श्रीलंका डिब्बा हो चुके हैं, स्टॉक मार्केट में 70% करेक्शन आएगा वगैरह वगैरह। अब कई लोगों ने अपनी एसआईपी बंद कर दी, स्टॉक में निवेश करना बंद कर दिया। मैं स्टैंड नहीं ले रहा कि ये चीज ठीक है या गलत है, हर निवेशक का अपना एक पर्सपेक्टिव होता है। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कंसेप्चुअली बताऊंगा कि रिसेशन एग्जैक्टली होता क्या है, ये आता क्यों है, पास्ट में रिसेशन ने स्टॉक मार्केट पे क्या इंपैक्ट डाला है, और जो अभी करंट रिसेशन की अटकलें लगाई जा रही हैं उसमें जो बड़े निवेशक हैं क्या उन्होंने भी अपना पैसा डालना छोड़ दिया है और वो स्टॉक मार्केट से पैसा विड्रॉ करके बैठ चुके हैं। इन सब मुख्य बातों पे चर्चा करेंगे। ये एक मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल वीडियो है, सो मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप इस वीडियो को लाइक करें जिससे कि फंडामेंटल नॉलेज लोगों तक पहुंचे। मैं यहाँ पे कोई सेंसेशनल ओपिनियंस नहीं देने वाला, मैं आपको डेटा के थ्रू सारे पॉइंट्स जो भी मैं बोल रहा हूं वो प्रूव करता चला जाऊंगा। तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर वीडियो पसंद ना आए तो उसको डिसलाइक कर दीजिएगा, लेकिन पहले लाइक कर दीजिए। तो ये इस वीडियो का छोटा सा चैलेंज हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि रिसेशन एग्जैक्टली होता क्या है। अब सबसे पहली चीज कि रिसेशन की कोई स्टैंडर्ड डेफिनेशन नहीं होती। अलग अलग इकोनॉमिस्ट रिसेशन को लेके अलग अलग डेफिनेशंस देते हैं और बहुत सारी रिसेशन की एक्सेप्टेबल डेफिनेशंस हैं, लेकिन उनमें से सबसे प्रोमिनेंट डेफिनेशन आती है जीडीपी का श्रिंकेज। तो अगर 2 क्वार्टर तक किसी कंट्री की जीडीपी श्रिंक हो जाए तो ऐसा कहा जाता है कि वो कंट्री रिसेशन में है। यूएस में जो रिसेशन का अनाउंसमेंट होता है वो एक संस्था है NBER करके, वो संस्था रिसेशन का अनाउंसमेंट करती है। तो ये तो हो गई एकेडमिक बातें। अगर आपको सिंपल वर्ड्स में समझना है कि रिसेशन क्या होता है तो इसको बोलते हैं आर्थिक मंदी। अब आर्थिक मंदी जब आएगी जब बिजनेसेस अपनी फुल पोटेंशियल पे काम नहीं कर रहे हो। जैसे मान लीजिए हिंदुस्तान यूनिलीवर ने इस साल 10 करोड़ का बिजनेस किया, अगले साल वो गिर के 8 करोड़ पहुंच गया, उसके अगले साल वो 6 करोड़ पहुंच गया। तो ऐसा सिनारियो अगर पूरी इकोनॉमी में बन जाए तो उसको बोलते हैं रिसेशन। इसका इंडिकेटर आता है जीडीपी। सो जीडीपी का मतलब क्या हुआ? इट इज द टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट इज प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री। तो अगर जो टोटल वैल्यू गुड्स एंड सर्विसेज की है वो 2 क्वार्टर तक डिक्लाइन कर जाए तो ऐसा कहा जाता है कि रिसेशन आ गया है। अब जैसे आपने कई बार डिप्रेशन भी सुना होगा, रिसेशन भी सुना होगा, स्टैगफ्लेशन भी सुना होगा, तो इतना आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप इसको सिंपल सा आर्थिक मंदी से रिलेट करके देखो। अगर आप एब्सोल्यूट बिगिनर हो, आपने 1930s ग्रेट डिप्रेशन के बारे में काफी कहानियां सुनी होंगी, लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि 1930s के बाद भी 14 बार रिसेशन आ चुका है इकोनॉमी में। तो अपन को कुछ ही इंस्टेंसेस याद रहते हैं, जैसे 1930s का हो गया, 1970s का हो गया, 2000 का .com क्रैश हो गया, 2008 का हो गया, अभी 2020 क्राइसिस हो गई, लेकिन कुल मिला के 14 बार रिसेशन हो चुका है। तो अब नेचुरल सवाल आता है कि रिसेशन आखिर होता क्यों है। तो मैं आपको 2 छोटे से एग्जाम्पल से समझाता हूं। पहला एग्जाम्पल आता है 1970s का। तो यूएस में 1970s में बहुत तेजी से इन्फ्लेशन बढ़ा, इनफैक्ट 14% तक इन्फ्लेशन पहुंच चुका था। उस टाइम पे जो उनके सेंट्रल बैंक के हेड थे उनका नाम पॉल वॉलकर था और उन्होंने बहुत तेजी से इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया और रिसेशन आ गया। अब मैं जापानीज में बात कर रहा हूं, नहीं, मैं आपको बहुत इजी ब्रेकडाउन में समझाता हूं। तो होता यह है कि 1970s का अगर आप एग्जाम्पल पिक करोगे तो उस टाइम के आसपास हुआ था वियतनाम वॉर यूएस में। जब भी वॉर होता है तो गवर्नमेंट को बहुत सारा पैसा चाहिए होता है, उनकी स्पेंडिंग बढ़ जाती है। अब ये स्पेंडिंग करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट या तो बॉन्ड इशू करती है और लोगों से पैसा लेती है, या फिर उठा के मनी प्रिंटिंग कर देती है। तो यूएस में भी ऐसा कुछ हुआ था कि बहुत सारे वॉर बॉन्ड प्रिंट हुए, बहुत सारा पैसा प्रिंट हुआ और गवर्नमेंट ने अपनी स्पेंडिंग को काफी तेज कर दिया। तो इसकी वजह से क्या आ गया? एकदम से पैसा फेंकने से इसकी वजह से आ गया इन्फ्लेशन, यानी कि प्याज टमाटर के रेट बढ़ जाना। अब प्याज टमाटर के रेट यूएस में इतनी तेजी से बढ़ गए थे, करीब करीब 14% से, कि लोगों में त्राही त्राही मच गई। और फिर गवर्नमेंट को क्या करना पड़ा? गवर्नमेंट को बढ़ाना पड़ गया इंटरेस्ट रेट। तो जैसे ही इंटरेस्ट रेट को ऊपर उन्होंने उछाला वैसे ही इकोनॉमी में आ गया रिसेशन। तो ये तो था पहला एग्जाम्पल। अब एक रीसेंट एग्जाम्पल की बात करते हैं जो आता है 2020 से। तो 2020 में क्या हुआ कि भाई कोविड आया, सब कुछ हो गया ठप। तो गवर्नमेंट को क्या करना पड़ा? फिर से गवर्नमेंट को पैसा प्रिंट करके स्पेंडिंग करनी पड़ी। अब गवर्नमेंट ने करी स्पेंडिंग, तो गवर्नमेंट की स्पेंडिंग से क्या हुआ? बढ़ गया इन्फ्लेशन। अब इन्फ्लेशन बढ़ गया है और अभी हो क्या रहा है कि अभी इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करे जा रहे हैं दुनिया भर में। अभी थोड़े दिन पहले 28 तारीख को आरबीआई की भी एक मीटिंग हुई थी जिसमें उन्होंने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया। अब आप बोलोगे कि अक्षत ये तो एग्जैक्ट सेम रोड मैप हो गया। 1970s में भी भारी रिसेशन आया था, उस समय स्टॉक मार्केट 50% क्रैश कर गया था और अभी भी भारी रिसेशन आने की संभावना है। तो फिर आप इतने ऑप्टिमिस्टिक क्यों हो रहे हो? तो चलिए वो डिफरेंस समझते हैं चार्ली मंगर जी से। You mentioned we're in a big bubble.
Can you elaborate on that, and how is this likely to play out? Well, I think eventually there'll be considerable trouble because of the wretched excess. That's the way it's usually worked in the past. But when it's going to come and how bad it will be, I can't tell you. तो अब चार्ली मंगर जी ने सीधी सीधी भाषा में बोला है कि देखो 1970s में जो रिसेशन आया था तो उसमें पॉल वॉकनर ने जो स्ट्रैटेजी अपनाई थी कि इंटरेस्ट रेट बढ़ाते चले जाओ तो उस टाइम पे पॉलिटिशियंस अग्री कर गए थे क्योंकि उस टाइम पे पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स ऐसे थे। लेकिन अब 2022 में पॉलिटिकली ऐसी चीज करना फीजिबल नहीं है क्योंकि अब आजकल होता क्या है, जो आरबीआई गवर्नर बनता है वो भी प्राइम मिनिस्टर की ब्लेसिंग से ही बनता है। सिमिलरली जो यूएस में सेंट्रल बैंकर बनता है जिसको फेड चेयरमैन बोलते हैं वो भी वहां के प्रेसिडेंट की ब्लेसिंग से ही बनता है। तो इतना आसान नहीं है कि आप 1970s की सिचुएशन के जैसे अभी भी इंटरेस्ट रेट भारी मात्रा में बढ़ाते जाओ। अब आप बोलोगे कि यार कोई गारंटी थोड़ी है, बढ़ा दिए तो मेरा तो पैसा डूब जाएगा। तो ओके, मैं गारंटी तो नहीं ले सकता लेकिन मैं आपको कुछ हिस्टोरिक डेटा दिखा सकता हूं तो जिससे कि आपको थोड़ी बेटर समझ मिल पाएगी रिसेशन के अराउंड। अब क्या हो गया है, और आप ये चार्ट भी देख सकते हो, तो यहाँ पे एक रिसर्च करी गई थी जिसके थ्रू पता चला है कि यार रिसेशन की फ्रीक्वेंसी कि कितनी जल्दी जल्दी रिसेशन आता है वो भी बढ़ गई है। यानी कि पहले मान लीजिए कि हर 5 साल में एक बार आता था तो अब हर 8 साल में आता है। और दूसरा, उसका क्वांटम भी इतना इंपैक्टफुल नहीं रहा। फॉर एग्जाम्पल, पहले अगर कोई मेजर रिसेशन आता था तो मार्केट करेक्शन हो जाता था 70%, लेकिन अब इतना भारी करेक्शन नहीं होता। तो चलिए ये बात थोड़ी एनालिटिकली समझते हैं। तो अभी रिसेंट 2 रिसेशन के नंबर्स को देख के, एक तो मैं 2020 क्रैश का एनालिसिस कर देता हूं और एक मैं 2021 नवंबर ऑनवर्ड जो करेक्शन आया है उसका भी एनालिसिस कर देता हूं। तो यहां पे आप देख सकते हो कि ये 2020 क्रैश था और उसमें करीब करीब करेक्शन हुआ था 40% निफ्टी में। और अभी अगर आप नवंबर से डेटा देखोगे तो आप देखोगे कि इसमें 20% का करेक्शन या क्रैश ऑलरेडी हो चुका था एंड उसके बाद मार्केट ने फिर से रन अप दिया। अब ये डेटा समझना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि अब आप वापस जाके इस चार्ट पे देखो और आप मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में कि ऐसे कितने इंस्टेंसेस रहे हैं पिछले 40 सालों में जिसमें 20% से ज्यादा करेक्शन आया हो। और आप टाइप आउट करना आंसर और ये वाले फैक्ट का नोट बनाना। तो फैक्ट ये है कि भाई 2020 में 20% से ज्यादा करेक्शन हुआ 2021-22 में 20% का करेक्शन हुआ। तो अब क्या आप ये अज्यूम करके चल रहे हो कि 2023 और 24 में भी फिर से 20-30% का करेक्शन होगा? क्योंकि फिर तो 3 मेजर करेक्शंस लगातार आ जाएंगे। अब ये डिसीजन मैं आप पे छोड़ता हूं कि आप मुझे बताओ कि भाई रिसेशन आने वाला है और स्टॉक मार्केट कितना गिरेगा कितना उठेगा, वो सब स्पेकुलेशन वाली बातें हो गई। कि जब चार्ली मंगर ने खुद बोला कि भाई मुझे नहीं पता बबल कब फटने वाला है, यहां पे हमारी अटकलें लगाना बिल्कुल बेतुका सा हो जाएगा। तो चलिए हम थोड़ा क्वांटिटेटिवली और समझते हैं कि इस रिसेशन जो अभी करंट सिनेरियो चल रहा है 2022 का, तो उसमें जो मोटे बड़े निवेशक हैं वो क्या स्टेप्स ले रहे हैं। तो मैं आपको 1-2 बड़े निवेशकों के पोर्टफोलियो के थ्रू बताता हूं। तो पहला पोर्टफोलियो हम देखते हैं मिस्टर वॉरेन बफेट जी का, एंड आप ये देख सकते हो ये ईयर वाइज सेगमेंटेड है। तो 2021 के एंड में उनके पास थे $363 बिलियन का इन्वेस्टमेंट, जो अभी हो गया $300 बिलियन का। और ऐसा क्यों हुआ? क्या उन्होंने पैसे विड्रॉ कर दिए? नहीं, वो उनको लॉस हो चुका होगा। वो उनका मोस्टली नोशनल लॉस चल रहा होगा क्योंकि यूएस में भी मार्केट काफी करेक्ट कर चुके हैं। अगर आप मेरा यूएस का पोर्टफोलियो देखना चाहते हो तो आप उसको वेस्टेड पे देख सकते हो। वो काफी अच्छा प्लेटफॉर्म है यूएस के स्टॉक इन्वेस्टिंग के लिए। और मैं यूएस में किन स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहा हूं उसका भी मैंने पोर्टफोलियो बना के डाल दिया है। दूसरी चीज, अगर आप रामदेव अग्रवाल जी की कमेंट्री सुनो या विजय केडिया जी की कमेंट्री सुनो, वो सब के सब निवेश कर रहे हैं। इनफैक्ट रामदेव अग्रवाल जी सिंपल भाषा में बोलते हैं कि यार मेरा 80-90% पैसा तो हमेशा फुली इन्वेस्टेड रहता है मार्केट्स में। तो ऐसा नहीं है कि जस्ट बिकॉज कि यूके में कोई क्राइसिस आ गई या रशिया ने गैस सप्लाई बंद कर दी या फलाना ढीम का चीज हो गई इकोनॉमी में तो सबने अपना पैसा विड्रॉ करके तकिए के नीचे दबा लिया। ये सारे निवेशक मूलतः एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं, वो सिंपल सा ये कि जो भी इकोनॉमी होती है वो एक साइकिल के थ्रू जाती है। साइकिल का मतलब कि ग्रोथ आएगी, फिर ग्रोथ नहीं आएगी, थोड़े टाइम तक स्टैग्नेशन रहेगा, फिर उसके बाद बढ़ जाएगी। अगर आपको हैबिट बन गई है कि आप जाके सेंसेशनल न्यूज देखते रहोगे तो हर दिन आपका बीपी ऊपर नीचे होता रहेगा और आप डर जाओगे और आप इन्वेस्ट नहीं करोगे। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट कोट है जो मैं बार बार बोलता रहता हूं, ये पीटर लिंच द्वारा दिया गया कोट है, तो कृपया करके इसको पढ़ें, इससे नोट्स बनाएं। चलिए अब फाइनल सेक्शन की तरफ चलते हैं कि अगर आपको इस रिसेशन से पैसे कमाने हैं तो आप कैसे कमा सकते हो। अब यहाँ पे हर एक निवेशक की स्ट्रैटेजी अलग अलग होगी, लेकिन मैं अपनी स्ट्रैटेजी आपको बहुत ही समराइज्ड वे में समझा देता हूं। अगर आपको कुछ अच्छे पॉइंट्स लगे तो आप लोग अडॉप्ट कर दीजिएगा। तो सबसे पहली चीज कि आप हाई डेट कंपनीज या हाईली वॉलेटाइल कंपनीज में निवेश ना करें, स्पेशली अगर आप एक बिगिनर इन्वेस्टर हो। क्योंकि होता यह है कि अगर रिसेशन का सिनेरियो आ भी जाता है, अगर एक तरीके की बेयर रन आ जाती है, तो सबसे पहले कौन सी कंपनियां खत्म होंगी? वो कंपनियां खत्म होंगी जिनके ऊपर भारी भरकम डेट है। तो कृपया करके भारी भरकम डेट ओरिएंटेड कंपनीज में निवेश ना करें। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ऐसी कंपनियों में निवेश ना करें जिनका पीई बहुत ही ज्यादा उल जलूल है। आप लोग मुझे कमेंट में बता देना कि ऐसी कौन सी कंपनियां
आए, लेकिन जनरली ऐसा मान के चलिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों का पीई अगर 25 या 30 चलता है और सिमिलर इंडस्ट्री की कंपनी का अगर पीई मान लीजिए मार्केट ने 20 गुना कर रखा है, तो क्या आपको इस तरीके की कंपनियां भी खरीदनी चाहिए? बिल्कुल नहीं खरीदनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि मार्केट साइडवेज रहे, गिरे ना, लेकिन अगर साइडवेज भी घूमा तो जितने भी ओवर वैल्यूड स्टॉक्स हैं उसमें से पैसा बाहर निकलेगा और अंडर वैल्यूड स्टॉक्स में जाएगा। तो आपको तो लगेगा कि यार निफ्टी तो हिल ही नहीं रहा है, 15,500 से 18,000 के बीच में डांस कर रहा है, लेकिन आपका ओवर इन्फ्लेटेड स्टॉक हो सकता है कि 50% से क्रैश कर जाए। और तीसरा पॉइंट आता है डाइवर्सिफिकेशन पे, कि अगर आप एक नए निवेशक हो तो कृपया करके 5 से 10% से ज्यादा पैसा किसी भी एक सिंगल स्टॉक में मत डालिएगा। दूसरी चीज कि आप जोग्राफिकली डाइवर्सिफाइड रहो। फॉर एग्जाम्पल अगर इंडिया से रिलेटेड कुछ इशू आ जाता है, जैसे अभी यूरोप में बहुत ज्यादा एनर्जी क्राइसिस हो गई है, तो वहां पे स्टॉक परफॉर्मेंसेस काफी खराब हो गई हैं। तो ऐसी सिचुएशन में जब मार्केट साइडवेज है, कोई क्लियर इंडिकेशन नहीं है कि ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, तो ऐसी सिचुएशन में आपको डाइवर्सिफाइड रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपना मेजॉरिटी पैसा इंडिया में लगाओ, कोई इशू नहीं है, लेकिन थोड़ी सी हेजिंग कर लो इंडिया से बाहर भी। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको यूएस स्टॉक मार्केट की समझ है तो थोड़ा पैसा वहां डाल दो। अगर आपको म्यूचुअल फंड राउट के थ्रू यूएस में पैसा डालना है तो वो भी चीज ठीक है, लेकिन थोड़ा डाइवर्सिफाइड रहें, ये मेरी आपको सलाह रहेगी। फाइनली आप एनालिसिस देखें, न्यूज ना सुने, क्योंकि न्यूज में तो सिर्फ सेंसेशन क्रिएट करते हैं कि हाय कल 50% से बबल उड़ने वाला है, 2 दिन बाद 70% से बबल उड़ने वाला है। वो सिर्फ सेंसेशन होता है, कोई एनालिसिस नहीं प्रेजेंट करता, कोई कुछ डेटा बैक बातें नहीं करता और आप सुन के डर जाते हो। तो कृपया करके ऐसी न्यूज से बचें और सिर्फ एनालिसिस पे भरोसा करें। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आया है तो कृपया करके लाइक एंड कमेंट जरूर करिएगा एंड मैं आपसे अगले वीडियो में मिलता हूं।